Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up newspaper Hindu of 29 November 2023. Starting with the first one, we discussed about the 41 workers, mining workers who have been trapped from last 17 days. They have now been rescued. This is a good news. And rescue कैसे किया गया? प्रवेश, only two line. Which technology was used to rescue the trapped workers? It is rat hole mining. रैट होल माइनिंग, ट्रू। और जो अमेरिका से लेके आया गया था एक मशीन, जिसमें नाम क्या था उसका? ऑगर मशीनरी। तो वी विल डिस्कस थोड़ा इन डिटेल इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कि कैसे रेस्क्यू हुआ। पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। देन कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मद्रास हाई कोर्ट स्टेज ईडी समन टू 5 कलेक्टर्स इन तमिलनाडु। He had agreed with the justices have agreed with the Tamil Nadu government contention that ED acting under the PMLA could not engage in a fishing expedition to identify possible proceed of crime. मतलब यहाँ बात हो रहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है, एक कॉन्क्रीट प्रूफ है, तब तो ठीक है। लेकिन आप ये पीएमएलए के अंदर में जा करके आप यूज करके आप एक तरह से फिश नहीं कर सकते कि फॉर द पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, कि कोई ऐसा कुछ मेरे को मिल जाए। पहले हम केस का दर्ज कर देते हैं, उसके बाद फिर एविडेंस ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। राइट प्रवेश? इसीलिए उन्होंने स्टे Yes, कर दिया। yes, ऐसा ही होता है। साइन माइनिंग का केस था ये। ईसीआईआर एक तरह से हम लोग एफआईआर बात करते हैं ना, वैसे ही ईडी की तरफ से ईसीआईआर। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ ईडी ईसीआईआर हो गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दिव्या, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू नहीं होता कुछ भी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। और ईसीआईआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनफोर्समेंट क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये हम देख सकते आई थिंक प्रवेश योर वॉइस इज नॉट क्लियरली ऑडिबल, तो हैं। आप माइक का देख लो एक बार। बैन ऑन BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल व्हीकल लिफ्टेड। जैसे ही एयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ तो बैन था, टेम्पररी बैन था ऑन द ओन्ड व्हीकल जो BS3 और BS4 स्टैंडर्ड के पे थे, उनको लिफ्ट किया गया जैसे ही होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम के लिए है GRAP, ग्रैप, दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे जैसे एयर क्वालिटीज खराब होते रहते हैं, वैसे वैसे ग्रैप का 1 2 3 4 वो एक स्टैंडर्ड है, स्टेज 1 2 3 4 वो लगना स्टार्ट होता है। तो ये बात है। और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, इट इज बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कनूना कौन कौन से गैसेस आते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में? इसमें एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, PM10 होता है, और PM2.5 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और भी है। तो पहले तो याद करना है तो PM2.5 ओजोन। पार्टिकुलर मैटर, PM10। उसके बाद फिर याद करना है तो NO2 SO2 रहेगा ही हमेशा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहेगा हमेशा। उसके बाद तीन जो कंपाउंड है उसको थोड़ा याद जल्दी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ओजोन, ऐसे बताया प्रेरणा ने, और लेड एंड अमोनिया। तो लेड भी आता है।
और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आई गेस। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तीन एक साथ, PM10.5 10 और PM2.5 एक साथ, ओजोन, लेड एंड अमोनिया. So why stuck with next article talking about the Supreme Court has asked the center why stuck with only one person for Delhi chief secretary post. तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि रिगार्डिंग DGP, उसमें प्रकाश सिंह जजमेंट में कहा गया है कि आप एक दो से तीन ऐसा DGP का नाम भेजोगे स्टेट गवर्नमेंट, और यूपीएससी उसी DGP का जो लिस्ट है उसमें से चुनेगा. एंड जो DGP का टेन्योर होगा इट विल बी 2 year मैंडेटरी. तो आई थिंक दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो. प्रवेश, कि लिस्ट होना चाहिए 2 से 3, जैसे हम लोग DGP में करते हैं. हाँ मतलब वो रिकमेंडेशन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी के लिए तो यही बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें एक पे लिए छुट्टा, अगर एक के लिए रुका हुआ है तो आई थिंक दिस नॉट ओनली स्लोज द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी, और ये दिखाते हैं कि अकाउंटेबल नहीं. तो एक नाम पे रुकना नहीं चाहिए. RRTS प्रोजेक्ट क्या है? रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहाँ से जो कहाँ तक? दिल्ली से मेरठ, मेरठ टू. ये 60 किलोमीटर है, और आई थिंक जो टेक्नोलॉजी है दैट इज दी जापान प्रोबेबली, तो उसके कोलैबोरेशन से बन रहा है। केरला विल साइंस अ बिल रिजर्व 7 फॉर द प्रेसिडेंट असेंट. तो हमने बात किया था एक हफ्ता पहले सैलरी के केस रिगार्डिंग द तमिलनाडु गवर्नर विच हैड विथहेल्ड द साइन ऑफ 10 बिल्स. तो यहाँ देखिए केरला गवर्नमेंट ने साइन किया एक बिल और 7 प्रेसिडेंट एसेंट के लिए कर दिया गया. तो प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, तो जब प्रेसिडेंट अगर बिल साइन करेंगे तो डायरेक्टली लॉ बन जाएगा. अगर प्रेसिडेंट लौटाएंगे तब फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया तो प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट मैंडेटरी नहीं है को साइन करे, वो रख भी सकते हैं और इसको विथहोल्ड भी कर सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं. उनके पास प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के पास. और उसके बाद जब बिल डायरेक्टली गवर्नर के पास नहीं जाएगा, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. और मैं प्रवेश. इसमें दो चीजें बताऊंगा। हाँ आपने सही बोला उचित, मैं इसमें हम्म. दो चीजें और ऐड कर देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट के लिए स्टेट बिल को रखा जाता है अंडर आर्टिकल 201 रखा जाता है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं तभी वो रखा जाता है। अगर वो कंडीशंस मीट नहीं हो रही है तो भी आप जो कोर्ट होती है वो गवर्नर को पूछ सकती है आपने क्यों रखा। तो पहली कंडीशन होती है कि या तो आपका जो बिल है स्टेट गवर्नमेंट का, ये जो स्टेट की हाई कोर्ट है उसकी पावर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल जो स्टेट की क्रेडिबिलिटी है उसको गड़बड़ा देगा। तीसरा, ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और आई थिंक एक और होता है उसमें ये कि आप अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर जा रहे हो, मतलब आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर आप जा रहे हो। तो इस वजह से तो ये 3 या 4 चीजें होती हैं जिसकी वजह से अंडर आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के लिए बिल को रखा जाता है। यू कैन कंटिन्यू। जम्मू कश्मीर डिफेंड अरेस्ट ऑफ 7 कश्मीर अंडर युवा पिया. इसका प्रोविजन बता दो प्रवेश, युवा पिया का. तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, इसके अंदर आपको प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका दोनों किया जाता है अंडर आर्टिकल 22। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आपने क्राइम किया उसके बाद आपको पकड़ेंगे, और प्रिवेंटिव का होता है आपने क्राइम नहीं किया उससे पहले ही आपको शक के बिना पे पकड़ेंगे। लेकिन दोनों में ही जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन जो मॉडल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यहाँ पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बिहाफ पे आपका जो टाइम पीरियड जेल के अंदर रहने का है वो डिटरमाइन होता है। इसमें पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी होती है, उसका प्रोविजन होता है। यूएपीए के अंदर किसको बुक किया जाता है? ऐसे इंसान, इंडिविजुअल या ऐसे एसोसिएशन या ऐसे ग्रुप जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेरर एक्टिविटीज करते हैं, सोसाइटी के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, रेडिकलिज्म फैलाते हैं, और जो सरकार है या फिर जो हमारी एजेंसीज हैं उनको लगता है कि ये इंटरनेशनल फंडिंग भी करवाते हैं और हवाला जैसे क्राइम भी करते हैं, तो ऑर्गेनाइज नॉन ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी करते हैं जिससे टेररिज्म फ्यूल होता है। तो इन कंडीशंस के बिहाफ इसके पे लिए यूएपीए ओके, लगता है। आई एग्री विद प्रवेश. बट यहाँ पर कंडीशन देखा गया है कि यूआईपीआई को यूज किया गया है उनके खिलाफ जो जिन्होंने बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद.
जब इंडिया हारा था वर्ल्ड कप में, अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के हम्म। अगेंस्ट में। तो आई थिंक इसको एप्लीकेशन सही है, मेरे अनुसार ये सही नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से सही क्यों नहीं है? मतलब अगर आप कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो युवा और प्लेयर लेगा ना, वो बोल सकते हैं कि उसको गुंडा कुछ और लगा सकते हैं कि छोटा मोटा कोई और भी स्पेसिफिक होगा ना आईपीसी के अंदर में। डायरेक्टली आप नहीं, युवा ऐसा प्लेयर कुछ नहीं लगा है सकते नहीं, ना, ऐसा कुछ है नहीं अनलॉफुल। कि अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो कोई कानून है, ऐसा कोई कानून नहीं, इसी वजह से यूएपीए लगता है। तो लेकिन हाँ, ये कि इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं हो हाँ तो वही उनको। बता रहा हूँ। हाँ। ठीक। A view of the office through Gen Z eyes। करुणा, जेन सी है कौन ऐसे? हमेशा दिखते रहते हैं इसको। जेन जी बेसिकली वो लोग हैं जिनका बॉर्न 1997 के बाद से हुआ है। उसमें प्रवेश भी है, मैं भी हूँ। हम्म। तो इसमें देखा गया कि ये जेन जी हम में बात किया था, तो उसमें देखा है कि कंफर्टेबल पोजीशन पे वो है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री पे नहीं मिल रहा मुझे उनके उनको। मेंटरी मैटर्स, उनको हार्ड स्किल भी चाहिए जो अभी प्रोविजन में इशू है। सॉफ्ट स्किल भी चाहिए उन्हें। एम्प्लॉयज़ को जो एक्सपीरियंस है उसमें भी उनका देखा गया है कि वर्क प्लेस एक्सपीरियंस वो भी ठीक ठाक नहीं है। तो आई थिंक जो हम लोग बात करते हैं एजेंसी का, तो वो एक तरह से रहता है कि एक कंपनी छोड़े दूसरा कंपनी लिए, ऐसे करने से एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं रहता है एजेंसी के हिसाब से देखा जाए तो। तो हमने बहुत बार सुना है न्यूज में भी और वैसे सोशल मीडिया पे भी कि जो जेनजी है उसको हम डूम्ड जनरेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, यू कैन स्पेसिफाई, बट मैं गेस करूंगा यहाँ पर कि सो बोलते होंगे क्योंकि वो मैक्सिमम सोशल मीडिया में रहेंगे, एक्टिविज्म ज़्यादा करेंगे, काम कम। उसके बाद फिर उनका जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, वो ऐसा है कि वो हाई जो ट्रेंडिंग चीज़ होता है उसको जल्दी पकड़ में आता है, बैंड वैगन में कूद जाता है। आप बताओ फिर, करुणा। डूम इसके कारण हो सकते हैं। फॉलो करो ना। मेरे अकॉर्डिंग उनमें हेल्थ स्ट्रगल ज्यादा है, सोशल मीडिया ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जैसे कि बोला कि एक जॉब उन्होंने ली और फिर जो बेटर अपॉर्चुनिटी उनको मिली बहुत जल्दी स्विच कर लिया। और बहुत सारे जेनजी में जेन जी में हम ये भी देख रहे हैं कि वो गिग इकोनॉमी की तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। उनको एक जगह सेटल नहीं होना। तो आई थिंक ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। इसमें प्रवेश बताओ, मुल्ला पेरियर ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं? बेसिकली मुल्लापुरिया डैम जो हम सुनते हैं वो केरला के अंदर जो पेरियार नदी है उसके ऊपर ये डैम है। तो इस डैम सेफ्टी के ऊपर जो हमारे जो दो स्टेट्स है तमिलनाडु और केरला, इनके बीच में आपस में फाइट रहती है। जो केरला वो कहता है कि बेसिकली ये डैम, इस डैम का पानी, एक तो पानी का इशू है, दूसरा इसकी मैनेजमेंट का इशू है, ओ। और तीसरा इसकी सस्टेनेबिलिटी का इशू है। हम्म। तो इस मेंटेन कौन करता है डैम? बेसिकली क्या हुआ ना कि वो रिवर है वो फ्लो करता है फ्रॉम केरला का बॉर्डर से, सॉरी तमिलनाडु का बॉर्डर से केरला की तरफ। और जो डैम मैनेजमेंट है ना, एक रिसाइड्स विद तमिलनाडु। तमिलनाडु। केरला तमिलनाडु। बोलता है कि भाई डैम पानी मेरे तरफ आ रहा है, रिवर मेरे तरफ है, तो भाई मेरा होना चाहिए अधिकार, एक जो डैम का जो मैनेजमेंट में। तो ये एक इशू है। तो, और ये बेसिकली एग्जाम्पल भी है कॉलोनियल लीगेसी का, क्योंकि ये जो डैम है इसको इस्टेब्लिश करने वाले भी ब्रिटिश थे, हम्म। इसकी मैनेजमेंट को तमिलनाडु को देने वाले भी ब्रिटिश थे। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जो पेरियार रिवर है ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में बहती है इन द स्टेट ऑफ केरला, एंड इट इज एन ईस्टर्न साइड रिवर, सॉरी वेस्टर्न साइड रिवर। हाँ। तो कार्डमम हिल से भी होके और जाती है। केरला में सबसे लाइफ लाइन कहा गया है इसको, और लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। उसमें से मेन ट्रिब्यूटरीज जो है ना वो मुल्लायर है, इसलिए मुल्ला पेरियर डैम, ये उन्हीं के ऊपर डैम। तो ऐसा एक्ट बताओ करुणा, जो डैम प्रोविजन में जो भी सेटलमेंट होता है उसके हिसाब से दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, फॉर द ग्रीवांसेस रिड्यूसल ऑफ द वाटर शेयरिंग बिटवीन द स्टेट्स। डैम सेफ्टी एक्ट।
नहीं, वो तो वो एक्ट हो तो गया अभी ना, आया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में, अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल है उसके ऊपर में? नहीं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। प्रवेश। आर्टिकल 262 के अंदर है रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। यस। तो और कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 263 के अंदर भी बता देते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो दोनों के अंदर क्या फर्क होता है? जो रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसमें जो कोर्ट है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है, और जो इंटर स्टेट वाला है उसमें हो सकता है। और इसमें जो रिकमेंडेशंस होती हैं या फिर जो डिसीजन होते हैं, एक का बाइंडिंग होता है, एक का नहीं होता है। तो इंटर स्टेट वाले का जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है, और जो रिवर वाला है उसका बाइंडिंग होता है। आई थिंक कोशिश। रिवर वाला भी बाइंडिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बाइंडिंग होने के बावजूद भी लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उससे तो हाँ, जुडिशल सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाते हैं। पर भी है। हम्म। ठीक है। बस एक ही जगह जहाँ पर जुडिशल रिव्यू अभी तक हुआ नहीं है वो है डीलिमिटेशन कमीशन। उसके अलावा हर जगह सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन रहा ही है। और हमारा एक ही ऐसा एरिया है जहाँ पर रिवर वाटर के लिए अलग प्रावधान है, और वो है हमारा इंडस यानी पंजद। जो सिस्टम है हमारा, रवि, ब्यास, सतलुज, जो पाकिस्तान में रिवर जाती है उनके लिए इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसमें हमारे यहाँ वाटर कमिश्नर होता है और पाकिस्तान की तरफ से भी वाटर कमिश्नर होता है, और एक साल में एक बार वो मिलते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज है। और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन किया गया था इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने किया था, तो एग्जाम में आता है कौन सा इंस्टीट्यूशन था सन 1960। तो ये हम लोग बात किया था कि COP26 ग्लासगो यूके में, COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट, COP28 दुबई में होने वाला है। तो COP27 में जो बात हो रहा था लॉस एंड डैमेज का, और उस पर भी बात होगा इसमें। दूसरा कि क्या होगा COP28 में, तो बात किया है ग्लोबल स्टॉक टेक कि कितना, क्या हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वादा किया गया है कि हम लोग उससे कम एमिट करेंगे, और पूरा जो टेम्परेचर है स्पेसिफिक टेम्परेचर टारगेट, इट विल नॉट ब्रीच 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस पर देखा जाएगा कि सबका एनडीसी कैसा है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और उसके हिसाब से हर एक कंट्री के अंदर स्टेप लिया जा रहा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। तो एक हाँ, इम्पोर्टेंट। तो मतलब एक तरीके की इन्वेंट्री होगी, एक तरीके का डाटा बेस होगा जिसके अंदर ये होगा कि इंडिया ने कितना एमिट किया, कितना एक्शन लिया, पाकिस्तान ने कितना एमिट किया, कितना एक्शन लिया। यस। तो आप जैसे बात करते हैं ना कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबका कॉमन है लेकिन सबका डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी ग्लोबल स्टॉक टेक की बात होगा। दूसरा क्वेश्चन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसको फेज डाउन करना है, फेज आउट करना है, ये हम लोग ये थे बात, इंडिया में ऐसा बात करते हैं कि इट विल फोकस ऑन फॉसिल फ्यूल बट इट विल स्लोली फेज आउट, स्लोली अप टिल 2070। ऑयल गैस और मच लार्जर सोर्स ऑफ एनर्जी इन डेवलप कंट्रीज, बात करते हैं डेवलप कंट्री में ज़्यादा होता है ऑयल नेचुरल गैस एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज में, तो इसको पहले करना चाहिए। इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज बाद में करें। अडेप्टेशन फंड, कैसे अडेप्ट किया जाएगा, और कैसे जो भी कंट्रीज है वो बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और उनके अंदर जो प्रोजेक्ट लगेगा इन द अंडर द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो पेरिस के अंडर भी था कि आप सोलर सोलर प्लांट लगा सकते हो, आप विंड टर्बाइन लगा सकते हो, तो उसका पैसा कौन पे करे, हु पेस, एक क्वेश्चन। $100 बिलियन बोला गया था, डेवलप कंट्रीज ने बोला था कि मैं करूंगा 2015 पेरिस क्लाइमेट चेंज के समय में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ऐसा। तो फिर पिछले साल लॉस एंड डैमेज फंड का वादा किया गया था कि जो गरीब कंट्रीज है, वनरेबल सेक्शन ऑफ कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल मालदीव्स, मॉरिशस एक्सेट्रा, तो उनका लॉस ज़्यादा है, तो उसका डैमेज कितना एसेस करना और कितना उनको फंड मिलना चाहिए, वो बात होगा इसमें। और 100 बाल वही बता दिए कि $100 बिलियन था, अभी तक हुआ नहीं है। तो बट इसी जैसे पे बात यूके ने है। $2 बिलियन दिए इंडिया को ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर, तो वो इसी का ही पार्ट है ना। हाँ, इसमें सब काउंट होगा, लेकिन 100 बिलियन नहीं है ना ओवरऑल, सब डेवलप कंट्रीज मिला करके। जो $2 बिलियन होगा वो स्पेसिफिक लोन होगा ऐसा कुछ। तो इसलिए तो हमने बात की COP28 ग्लोबल स्टॉक टेक याद होना चाहिए, और लॉस एंड डैमेज फंड, और फिर सेकंड है अडेप्टेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंसिस। जैसे हमने बात किए थे कि ऑल इंडिया सर्विस, जैसे IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन ही ऑल इंडिया सर्विस है इंडिया में। तो ऑल इंडिया सर्विस फॉर जजेस भी होना चाहिए।
तो इसमें एक इशू है जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इट विल हेल्प टू डाइवर्सिफाई जुडिशरी बाय अलाउइंग ब्राइट यंगस्टर फ्रॉम वेल वेरिड बैकग्राउंड। तो रूरल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं, अर्बन से आएंगे, विमेन भी इन पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस में विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, अभी 30-35% है एज कम्पेयर टू जज। तो वहाँ ही बढ़ेगा। तो इसी का बात कर रहे हैं। लेकिन एक इशू इसमें है कि हमेशा अभी जो एग्जाम होता है वो इट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट और लोकल जुडिशरी, लोअर जुडिशरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया या फिर सेशन जज हो गया, बाकी सबके लिए। लेकिन हायर जुडिशरी के लिए अपॉइंटमेंट होता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ऐसे ही बात कर सकते हैं कि जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल होते हैं आईएएस में, उसमें भी तो अपॉइंटमेंट ही होते हैं एक तरह से, कि सबका एसीआर रिपोर्ट चेक होता है और उसके हिसाब से उनको बनाया जाता है। तो सस्टेन्ड प्रमोशन नहीं है, अप टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल सस्टेन्ड प्रमोशन है आईएएस में भी। तो यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि लोकल जुडिशरी में भी एक सस्टेन्ड प्रमोशन हो, उसके बाद अपॉइंटमेंट हो। प्रवेश। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन द ओनली थिंग इज पॉलिटिकल विल। वी हैव टू यस। डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड देन द थिंग्स विल बी डन। यस। तो एक और एक, हाँ देखो इतना अच्छा इसमें दिया हुआ है जो दिमाग से हट गया अभी। पहले कि हम लोग तो बात कर लेंगे ऑल इंडिया सर्विस का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हर एक सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के लिए एक एग्जाम यूनिफॉर्म रहेगा। जब यूनिफॉर्म एग्जाम होगा तो हर एक स्टेट का अपना अपना लॉ है, विथ रिस्पेक्ट टू कस्टम लॉ, विथ रिस्पेक्ट टू लोकल लैंग्वेजेस, वो चेंज रहेगा। वो कैसे प्रोवाइड होगा? तो लीगल रेगुलेशन, लीगल एजुकेशन है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम इंडिया में। तो जो ऑल इंडिया यूनिफॉर्मिटी रहेगा उसमें भी एक इशू आ सकता है। दूसरा चीज की, अगर जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो एज है वो 60 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन ऐसा आईएएस आईपीएस बाकी सब में भी नहीं। तो एक ये भी है कि, तो इसलिए बात कर रहा है कि लॉयर्स को आप इंक्लूड कर सकते हो जुडिशियल सर्विस में बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रादर देन एकेडमिक ब्रिलियंस। तो एक दो तीन एरिया है जो इसको लिख सकते हैं। नहीं ओशिक, इसमें ना मुझे थोड़े कंसर्न हैं। जो नीचे आपने अभी पॉइंट हाईलाइट किए ना, हाँ। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि अगर आप लॉयर्स को उनके प्रैक्टिस के बिहाफ पे आप जज बनाते हो, ऑलरेडी सिस्टम है ऐसा, ऐसा ही होता है। इवन इन दी हाई कोर्ट आपकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जज में। अगर आप इन दी आईज ऑफ गवर्नर अगर आप एक अच्छे लॉयर हो तो आपको उठा के बना दिया जाता है। तो देर इज नो स्टैंडर्ड, देर इज नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपके आप अपनी मर्जी से उठाते हो तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर आप जुडिशियल सर्विस क्रिएट करते हो देन वी विल बी हैविंग द स्टैंडर्ड। यूपीएससी भी होगी, एसपीएससी भी होगी। उसके बाद आपने बात की कि जो स्टेट के अपने कस्टम्स है वो किस तरीके से होंगे। तो भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य संहिता और कानून संहिता, जो ये तीनों चीजें आ रही हैं, ये बेसिकली स्टेट के जो लॉज हैं और जो सेंट्रल के लॉज हैं, दोनों का कोलैबोरेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट के रह जाएंगे, स्टेट और सेंटर दोनों के कोलैबोरेशन लॉ होंगे और उसी के बिहाफ पे सिस्टम वर्क करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स डन इन द लॉ, दे आर द प्री रिक्विजिट टू इस्टेब्लिश दिस सर्विस। ट्रू। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, चैलेंज ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इंडिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी का बात होता है हमेशा, और ग्लोबल साउथ के हिसाब से क्या चैलेंजेस है? तो आई थिंक देर आर 4 to 5 चैलेंजेस। पहला है कि चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसी, और चाइनीज का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इट इज थ्रेटनिंग द इंडिया सॉवरेंटी एंड इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन। सेकेंड इज, इसे लिखा हुआ है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ मैरिटाइम मिलिशिया इन साउथ चाइना सी, और आर्टिफिशियल लैंड बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। न्यू टैक्टिक्स, मतलब क्या ड्रोन का यूज करोगे, साइबर यूज करोगे, मिसाइल यूज करोगे, हर चीज यूज करो, तो ग्रे जोन वॉरफेयर एक तरह से। तो ये वर्ड इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि अफ्रीका में डेट ट्रेड ट्रैप पॉलिसी है, और दूसरा है कि पायरेसी का इशू है रिगा इन द हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका वहाँ पर, और इलीगल फिशिंग, ऐसे इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है इलीगल फिशिंग। चाइनीज ट्रॉलर हर जगह दुनिया भर में जाते हैं और फिशिंग करते हैं। फिलीपींस के साथ इशू है चाइनीज का, चाइनीज वियतनाम का इशू है, इसलिए इलीगल फिशिंग के ऊपर में। दूसरा है कि मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया को जो मिला है राइट्स बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर इंडियन ओशन में आप सर्च कर सकते हो फॉर पॉली मेटालिक नोड्यूल्स। ये सब यूज होता है सेमीकंडक्टर में और क्रिटिकल
रिसोर्सेज का पार्ट है। तो और भी जो लोग होते हैं वो मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो ये बात हो रहा है कि ये सब ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉस एंड डैमेज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसके अंदर में एक इंस्टीट्यूशन है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरिटाइम कनेक्टिविटी। ये पूरा बात होता है, एक इशू है रिगार्डिंग द मैरिटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आईओआर का बात करते हैं, इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशन, मैरिटाइम विजन 2030। इसमें बात करते हैं कि इंडिया का ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग रूट्स, इनलैंड वाटरवेज एक्सेट्रा, एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद द इंडियन ओशियन रीजन कंट्रीज। और सागर पॉलिसी, सिक्योरिटी फॉर ऑल, सबको सिक्योरिटी दिया जाएगा और ग्रोथ सबको दिया जाएगा। तो इंडिया नेवी भी एक तरह से जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग कंट्री के साथ, और इंडिया इकोनॉमिक एड भी देता है, और साथ में साथ जो कोस्टल सर्वेलेंस भी करता है, फॉर एग्जांपल मालदीव, मॉरिशस एक्सेट्रा। तो एक ओवरऑल ग्लोबल साउथ का है, इसमें मैंने ब्रीफ में बता दिया, इसी ऊपर दिया। तो ये दिया हुआ था कि मराठास का जो ओबीसी डिमांड है कि मुझे ओबीसी के अंदर आना है, ये हर जगह ऐसा होता है। जैसे अगर देखा जाए झारखंड में तो कुर्मी है, कुर्मी वो बात करते हैं कि मुझे एसटी मिलना चाहिए। फिर अगर जाट देखा जाए तो वो बोलते हैं कि मुझे ओबीसी में आना चाहिए। पटेल बोलते हैं गुजरात में, मराठा हो गया ओबी तो वो भी बोलते हैं ओबीसी मिलना चाहिए मुझे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं कि अर्बन क्राइसिस है, पार्टिसिपेशन ऑफ जॉब्स है, वो माइग्रेंट्स को मिल रहा है, उनका रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे शेयर। फिर इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद से जॉब श्रंकन हो चुका है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ा है, और सप्लाई डिमांड के कारण माइग्रेशन बढ़ते आ रहा है बॉम्बे और पुणे एक्सेट्रा में, तो वहाँ पर लोकल जॉब कम मिल रहा है। दूसरा कहीं रूरल क्राइसिस भी है, क्योंकि मराठवाड़ा रीजन में बाकी जगह पर शुगर केन का इशू है, वाटर इंसेंटिव का इंटेंसिव क्रॉप है, तो और भी कारण इशू हो रहे हैं। तो ये हो गया। फिर एजुकेशन के अंदर भी उनका थोड़ा सा दबदबा कम हुआ है ओवर द ईयर्स, और ये बात है। क्लीन एनर्जी शेयर इन इंडिया एंड इट्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मिक्स। शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडिया पावर 17% था, अभी 23% हो चुका है। तो प्रेरणा, यू कैन टेक अप दिस एग्जाम्पल। और तो सबके हिसाब से देखा जाए तो शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी हर एक स्टेट में डिपेंड करता है कैसा कितना है। तो हिमाचल प्रदेश 100% है, तो वो एक अच्छा एक स्टेप है। बाकी स्टेट्स का बहुत कम है। जो ब्लू लाइन जो यहाँ पर वो क्लीन ऑफ शेयर, क्लीन एनर्जी का शेयर है ये। तो हिमाचल प्रदेश ही सबसे हाईएस्ट है। फिर है कर्नाटका 64 to 59%। और फॉसिल फ्यूल रेड लाइन है, तो यूपी का 93% है, ऐसे करके। तो ओवरऑल फॉसिल फ्यूल डिक्रीज हुआ है कुछ कुछ स्टेट में। गुजरात में पहले 80% था, तो 60 हो चुका है। राजस्थान में भी कम हुआ है। हिमाचल और कर्नाटक ओनली स्टेट है जो वन ऑफ द हाईएस्ट है उनका अडॉप्शन ऑफ द क्लीन एनर्जी। तो एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं इन द जब भी आएगा विद रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज और एनर्जी से। साउथ अफ्रीका और बाकी सब कंट्रीज में भी एक एग्जाम्पल बाकी का भी होगा। इंडिया का तो 23% है अभी, चाइना का 65% है, वो एग्जाम्पल अभी बाकी नहीं दिया हुआ है। इथोपिया 96% है क्लीन एनर्जी, ब्राज़ील का 91% है क्लीन एनर्जी। तो ब्राज़ील का एग्जाम्पल ले सकते हैं इंटरनेशनल स्फीयर में कि वहाँ का क्लीन एनर्जी कैसे एडॉप्शन जब बढ़ा है और कितना हाईएस्ट है। इंडिया में एग्जाम्पल ले सकते हैं कर्नाटका का और हिमाचल प्रदेश का। तो यू कैन राइट दिस डाउन। तो ये बात हो रहा है आरपी एक्ट 1951, जिसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डोनेशन मिलता है इट इज बेसिकली वो अनोनिमस होता है। तो ये पता होना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए पॉलिटिकल डोनेशन को। तो यूएस में ऐसा लॉ है कि लॉबी इज लीगल। वहां पर कोई भी पार्टी होता है उनको डोनेशन मिलता है तो वो लीगल होता है।
आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ। इंडिया में ऐसा है नहीं। इसमें कुछ बोलो प्रवेश। ऐसे यूएस नहीं, में इसमें कहा गया मुझे है। ऐसा लगता है कि जो हाँ इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, जो लॉ कमीशन भी हैं, वो सब ये रिकमेंडेशन अपनी दे चुके हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंडिया के अंदर है, बेसिकली उसका जो मेन मोटो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का है। तो अगर आप आरटीआई इसके अंदर अलाउ कर देते हो तो इससे कुछ हार्म नहीं होता है, इससे बल्कि जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ लोग बढ़ेंगे। ये पता लग पाएगा कि आपकी जो गवर्नेंस या स्कीम जो है वो कैसी है, प्रो कैपिटलिस्ट है, किस तरीके की है। तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर आप आरटीआई के अंदर डालते हो तो उसका बेनिफिट ही मिलेगा आपको। जो ये पूरा आर्टिकल में कहा गया है कि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उसमें अगर आप देखोगे लास्ट पैराग्राफ में, इट इज अनडिस्क्लोज, डिटेल है इनडिस्क्लोज, पता नहीं चलता है कि कौन से पार्टी, कौन से पार्टी को कहाँ से कितना रुपया मिला, कितना पैसा मिला। मिल जाता, पता चल जाता, लेकिन कॉर्पोरेट कितना बॉन्ड, कौन सा कॉर्पोरेट किसको पैसा दे रहा है वो पता नहीं चलता है। तो उससे पता चलना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल जस्टिस इंश्योर एवरी एक्शन प्रोसीजर शुड बी ट्रांसपेरेंट, और इसी कारण डेमोक्रेसी तभी रहेगा इंडिया में। और विल एन अनडिस्क्लोज इलेक्टोरल बॉन्ड विल अंडरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इससे हेल्दी डेमोक्रेसी से हमें असली में चाहिए कि एक अलग से लेजिस्लेशन चाहिए जिसमें बात किया जा रहा है कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स। तो इसको ले सकते हैं। और ये इंडिया में सिर्फ बात नहीं हो रहा है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट में हुआ था 1976 में। वहां बात किया गया था पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और लिमिट भी सेट कर दिया गया। तो यूएस का एग्जाम्पल हो गया, यूरोपियन यूनियन में यही चीज बोला एक तरह से, तो हम लोग बाहर कंट्रीज का भी एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस। उसी इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब चलिए, कि जो बोलो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग, बताओ प्रवेश, ये मुझे तो अभी आइडिया नहीं। नहीं, डायरेक्ट फंडिंग है कि मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो प्रेरणा, आप इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो करुणा? जैसे जो स्टेट फंडिंग होती है उसके अंडर ही शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग होती है, नहीं, तो स्टेट उसमें क्या फंडिंग बात नहीं डिफरेंस? हो रहा है, ये नहीं बात नहीं, वो इलेक्ट्रल ये बॉन्ड का अलग बात है। हो रहा है यहाँ पर। हाँ वही मुझे लगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का बात हो रहा है। इससे होता है ना कि हर एक पार्टी को इलेक्शन एक्सपेंसेस होता है हर एक पार्टी के लिए। तो सभी को एक अमाउंट चाहिए कि आप कैसे इलेक्शन एक्सपेंस करते हो, और कैसे प्रचार करते हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हो, तो इसके लिए फंडिंग चाहिए। तो अभी क्या सिस्टम इंडिया में 2017 के अंदर में आया था लॉ इलेक्ट्रल बॉन्ड का। इसमें हुआ कि इलेक्शन के पहले 10-15 दिन पहले एसबीआई से आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना पड़ेगा। और हर एक पार्टी, हर एक बैंक देता है कि एसबीआई देता है सिर्फ, प्रवेश, इलेक्ट्रल बॉन्ड का। ओनली ओनली एसबीआई। दी एसबीआई, ओनली एसबीआई दी ना, तो एसबीआई एसबीआई से मिलेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड, और आप उसके थ्रू फंड कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है आज के हिसाब से, कि जो फंडिंग आप कर रहे हो इलेक्ट्रल बॉन्ड में, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसमें डिटेल्ड अनडिस्क्लोज है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है लोगों के सामने कि कौन से टाटा ने किसको दिया, रिलायंस ने किसको पैसा दिया पार्टीज को, या फिर अंबानी ने किसको दिया, ऐसे कोई पता ही नहीं चलता आजकल आज। तो ये बात हो रही है कि कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर में पता चल सके कि कौन ने किसको पैसा दिया। ठीक है। तो ये पहले भी हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल यूएस सुप्रीम कोर्ट में ने बताया कि पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, और सेम चीज यूरोपियन यूनियन ने बताया। इस पर बात हो रहा है करुणा। ओके ओके। उसी के यहाँ क्वेश्चन यही था भाई मेरा कि यूएस की हमने लॉबी की बात की, लेकिन यूएस में और इंडिया में बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल जो चैलेंजेस हैं या फिर जो एक्सेप्टेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है जो कि इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड को डिस्क्लोज करने में प्रॉब्लम आएगी? पहली बात ये है कि इंडिया में सोशलिस्टिक माइंडसेट है इंडिया में। यहाँ पर कॉर्पोरेट को एक तरह देखा जाता है कि प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव देखा जाता है कि एक थोड़ा सा अनएथिकल दिखता है इंडिया के हिसाब से, माइंडसेट का बात हो रहा है यहाँ पर सिर्फ। हाँ तो हाँ, उसी यहाँ के पर कहना। मुश्किल होता है, वहां पर क्या है कि फ्री कैपिटलिस्ट है, उसको पैसा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसको वोट देता है, कौन किसको पैसा इतना देता है, वो फ्री है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाएगा ना कोई भी कंपनी से, तो लगेगा कि अंबानी अडानी का है, तो एक एक नेगेटिव कॉनोटेशन है यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टी का। वहाँ ऐसा नहीं है,
वहां पर जेफ बेजोस भी खरीद लेता है बड़ा सा कंपनी, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंगटन पोस्ट, जो एक जर्नलिस्ट मीडिया है, जो बात करता है सो कॉल्ड कि एनडीटीवी, अंडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया, एक उसके ऊपर आर्टिकल निकालता है, खुद खरीदा हुआ है जेफ बेजोस जो अमेजन का है। तो वहाँ ऐसे ही होता है। तो इंडिया डिफरेंट है ओवरऑल सेंटीमेंट में। बेसिकली क्या तैयार है सोशली हम इसको लेके तो आ जाए, लेकिन क्या पब्लिक तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए सब आज के सोशल कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास का अपराइजिंग अपराइजिंग मिडिल क्लास का एस्पिरेशन बढ़ रहा है, और जो लोग ज़्यादा ज़्यादा अवेयर है, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म, अभी से आज नहीं लेकिन 1 2 3 साल में होना चाहिए चीज़। उसे पता लगेगा कौन किसको पैसे दे रहा है और कैसे इम्पैक्ट होता है। सबसे ज़्यादा पता है किसका आएगा, आएगा बताना आप? टाटा का आएगा इसमें। तो हाई ग्रोथ का कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी बात किए थे हम लोग की जो लोन्स है, बहुत जगह इलीगल लोन्स है, और साथ ही साथ कैसे बढ़ रहा है, और रिस्क वेटेड, क्योंकि एनपीए बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है एनबीएफसी में, हाउसिंग लोन एक्सेट्रा बाकी सब में। तो कैसे किया जाए? तो बताया कि इंटरनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म होना चाहिए एनबीएफसी के अंदर में, और रेटिंग एजेंसी वो भी, उनको भी बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि कितना हर एक लेंडर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर का जो लोन, कंज्यूमर का लोन है उसके हिसाब से। तो दो ही इसका एग्जाम्पल दिया। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है प्रवेश? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली एक लिमिट होती है, मतलब एक स्टैट्यूटरी आपको रिजर्व रखना होता है बैंक के अंदर, जो आरबीआई डिटरमाइन करता है। जिससे आपका ये होता है कि आपका जो बैंक रन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि बैंक जो है लूट गया, मतलब लोग उसके अंदर से पैसा निकाल के ले गए और आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो उस चीज को ना हो, बैंक रन जैसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आपको एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो आरबीआई डिटरमाइन करता है हर बैंक के लिए। और रेशियो किसके ऊपर होता है? तो रेशियो ऑफ रिस्क बाई आपके पास कितना एसेट है, वो होता है CRR बोलता रहता है। हम्म 9% बोला गया है अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए। तो तो मेरे को करुणा तुम ये बताओ कि अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का रेशो बढ़ा दे आरबीआई, तो बैंकों को क्या दिक्कत होगी, नुकसान नुकसान होगा, फायदा होगा? करुणा के अलावा कोई बताओ। सचिन। लिक्विडिटी कम हो जाएगी बैंक्स के पास, उनको अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ेगा अपने पास, तो हाँ। लोन नहीं दे पाएंगे आगे। ठीक है। यूएनएफसीसी का दिया हुआ है कि द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पॉइंट व्हेन कार्बन एमिटेड बाय द कंट्री ऑफसेट, जो नेट जीरो बोलते हैं, इसलिए कि नेट जीरो बात करते हैं। 2015 में कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। लास्ट ईयर में कैसा बात हुआ था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिलिब्रेशन, लॉस एंड डैमेज फंड, बस। नेम दैट टू COP 28 प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबेर।